So in this video we are doing the rise of nationalism in Europe के MCQs, राइज ऑफ नेशनलिज्म के MCQs। ठीक है जी, बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना, ध्यान से पढ़ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब चलते हैं। फर्स्ट MCQ है हमारा, हु वॉज फ्रेडरिक सोरियो। ठीक है, फ्रेडरिक सोरियो जी कौन थे? तो देखो, जो हमारी एक पेंटिंग थी, ठीक है, आप सर्च कर सकते हो, जो हमारी हिस्ट्री की इस चैप्टर की बुक में जो फर्स्ट पेंटिंग है वो थी फ्रेडरिक सोरियो जी द्वारा बनाई गई। तो अब उन्होंने एक पेंटिंग बनाई, तो वो एक उसमें साफ साफ लिखा गया है कि द पेंटिंग वॉज मेड बाय एन आर्टिस्ट। जिसका मतलब फ्रेडरिक सोरियो जो क्या है, एक आर्टिस्ट हैं। और आर्टिस्ट को तो यहाँ पे ना ही आर्टिस्ट कोई फिलोसोफर हो सकता है, ना ही एक रिवोल्यूशनरी हो सकता है, ना ही एक पॉलिटिशियन हो सकता है। जो आर्टिस्ट है वो एक पेंटर है। ठीक है, आर्टिस्ट को हम एज अ पेंटर भी बोल सकते हैं ना। इसीलिए आंसर बी है यहाँ पर सही आंसर, दैट फ्रेडरिक सोरियो वॉज अ आर्टिस्ट, ना सॉरी एज आर पेंटर। ठीक है, एक पेंटर। ठीक है, ये समझ में आ गया अब आपको। अब नेक्स्ट देखो, व्हाट वाज द बेसिक फिलॉसफी ऑफ द कंजर्वेटिव्स। तो कंजर्वेटिव्स कौन थे, पहले तो ये याद करो। तो कंजर्वेटिव जो हैं, ठीक है, वो ना बस ये तब खड़े हुए थे ये कंजर्वेटिव्स जब हमारे वाटरलू के अंदर, जब वाटरलू हुई थी और वाटरलू में डिफीट हो गई थी नेपोलियन की, जब नेपोलियन हारा गया था वाटरलू में। ठीक है, विच वॉज इन 1815। ठीक है, याद रख लेना, 1815 में जब वाटरलू हुई थी तब वो हारे गए थे। और उस हारने की वजह से जो कंजर्वेटिव्स थे वो पावर में आ गए थे। कंजर्वेटिव्स मतलब जो एजुकेशनल बंदे थे, ठीक है, एजुकेटेड बंदे, ठीक है, वो आ गए थे पावर में। तो इसी वजह से उनके देखो, अब अगर वो पावर में आ गए तो क्या हुआ, डिफरेंट ओपिनियंस देखने को मिले। तो जो उनका मेन फिलॉसफी थी कंजर्वेटिव्स की, वो क्या थी कि दे स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन एंड एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम्स। वो स्ट्रेस्ड थे कि जो ट्रेडिशन नेपोलियन की वजह से खोया है हमारा, वो वापस आ जाए। ठीक है, इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करना चाहते थे और कस्टम ड्यूटीज़ वो है वो सब इस्टेब्लिश करना चाहते थे। सो जो आंसर इज डी। ठीक है, डी है हमारा आंसर। नेक्स्ट देखो, हु वॉज काउंट केवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थप्पा लगा के रख लो कि आपके पेपर में इसके ऊपर, काउंट केवर जी के ऊपर, या फिर जो हमारे गिसिप मेजनी जी हैं, सब क्वेश्चन है हमारे पास, पहले ये देख लो। या फिर जो हमारे गिसिप मेजोनी जी हैं उनके बारे में क्वेश्चन आना ही आना है। इस चीज़ पे तुम थप्पा लगा के रख लो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। ठीक है, आपको PPT में मिल जाएगा। ये क्या है, हु वॉज काउंट केवर। तो वो चीफ मिनिस्टर थे इटली के। ठीक है, वो चीफ मिनिस्टर थे इटली के। देखो आंसर तो सबको दिख ही रहा है यहाँ पर नीचे क्या लिख रखा है। ठीक है, बट समझने की कोशिश करो। वो एक चीफ मिनिस्टर थे इटली के। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट लाइन जो है वो आगे आपको जब 2 मार्क्स 3 मार्क्स इसकी अगली सीरीज़ आएगी उसमें देखने को मिलेगी कि वो एक ना ही रेवोल्यूशनरी थे, ना ही कोई डेमोक्रेटिक थे, बट वो इटली के रियल मेकर माने जाते थे। ठीक है, इतने ज़्यादा जो है उन्होंने अपना प्रदर्शन दिया था, अपना काम किया था उस पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वॉज होस्टेड द कांग्रेस ऑफ वेनाकेवा। वेनाकेवा की कांग्रेस किसने हेल्ड की थी, केवर ने। ठीक है, क्या केवर ने की थी, खुद मतलब खुद सोच समझ के बोलना है आपको। ठीक है, किसने की थी, तो देखो बिस्मार्क ने, ड्यूक मेटरनिख ने। तो जो कांग्रेस ऑफ वीना जो 1815 में हुई थी वो हेल्ड की गई थी ड्यूक मेटरनिख द्वारा। ठीक है, समझ में आ गया। 1815 नहीं, 1815 तो मैंने वैसे ही लिख दिया, आई थिंक 1815 में हुई थी। हाँ, मतलब ये उससे, हाँ 1815 में ही हुई थी एक्चुअली। देखो ये क्यों हुई थी, अब देखो हर चीज़ का एक मीनिंग होता है, उसके हिसाब से हमें आंसर देना होता है। तो वेनाकेवा के अंदर जब हमारे नेपोलियन जी 1815 में हार गए थे, तो जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने ये कांग्रेस बनाई थी। ठीक है, एक होस्ट की थी, तो ड्यूक मेटरनिख जी ने उसे होस्ट किया था। नेक्स्ट है, हु वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रीटी विना ऑफ 1815। तो देखो मैं इसी चीज़ से, इसीलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको समझाना चाहती थी कि क्या क्या हुआ था उस टाइम पे। ठीक है, क्या क्या हुआ था ये तो छोड़ दो। ठीक है, तो जो हमारे ड्यूक मेटरनिख जी हैं,
ठीक है, जो हमारे ड्यूक मेटरनिक जी हैं, उन्हों का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या था कि जो भी चेंजेस ये लेकर आए थे, कौन लेकर आए थे, नेपोलियन जी जो भी चेंजेस लेकर आए थे वो उन्हें चेंज करना चाहते थे। ठीक है, जैसे कि जब उन्होंने फ्यूडल सिस्टम किया था, है ना, जब अपना उन्होंने कोड बनाया था, उस चीज़ को चेंज करने के लिए वो ये सब लेकर आए, उस चीज़ को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो क्या चाहते थे कि जो भी चेंजेस जो हैं वो नेपोलियन जी लेकर आए हैं उससे हम वापस कर दें। तो ए है हमारा आंसर, टू अंडू द चेंजेस ब्रॉट अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग नेपोलियन वॉर। सेवेंथ है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी के यूनिफिकेशन में किसका हाथ है? जर्मनी के यूनिफिकेशन में हाथ है, अच्छा ऐसे कर सकते हैं ना, इसे मेरे को पता नहीं था। तो जर्मनी की यूनिफिकेशन में किसका हाथ है? प्रूशिया का हाथ कैसे है? अब ये सोचो, जर्मनी जो है उसने तो अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि भैया नहीं, मैं तो कुछ नहीं करूँगा, ठीक है, तुम्हें ही मेरी यूनिफिकेशन के लिए काम करना पड़ेगा। तो प्रूशिया के जो हमारे पास किंग थे, पता नहीं वो एम्परर थे, ठीक है, ओटो वन बिस्मार्क, जो वहाँ के उन्होंने लगातार, ठीक है, याद रखना है, उन्होंने लगातार 7 साल वॉर लड़ी। ठीक है, 7 साल, और 7 साल वॉर लड़ने के बाद जर्मनी की क्या हुई? यूनिफिकेशन हुई। तो वो प्रूशिया ही थी जिसके वो किंग थे या एम्परर थे जिन्होंने उसकी हेल्प करी। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन? तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो हुई थी उसके अंदर ग्रीस को एज ए इंडिपेंडेंट नेशन मान लिया गया था। तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। सो कमेंट इट डाउन कि किस ईयर में हमें ग्रीस को है इंडिपेंडेंट नेशन माना गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वर द फ्रैंकफर्ट असेंबली कन्वेंट? तो फ्रैंकफर्ट असेंबली जो है वो थी हमारी जर्मन नेशनल असेंबली। ठीक है, अच्छे से देख लेना। तो जर्मन नेशनल असेंबली जो है हमारी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनी थी, इलेक्टेड फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। तो वो जो है वो एट द चर्च ऑफ एसटी पीटर, अब देखो, एट द चर्च ऑफ एसटी पेनली, ठीक है, आई थिंक ये थी हमारी सर्डोनिया पिडमेंट वाली। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो है डी, एट द चर्च ऑफ एसटी पेनली। नेक्स्ट है हमारे पास द, ठीक है, तो यहाँ से अब हमारे MCQs जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। ठीक है।